तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। सोशियोलॉजी की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। ये चैप्टर ज़्यादा सेंसेबल और इजी चैप्टर है। सोशल इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे कास्ट, फैमिली, रिलेशनशिप, किनशिप, ठीक है, कास्ट में बैरियर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे कि अभी तक क्या हम गलत बोलते आते थे, क्या कास्ट और जाति में कुछ फ़र्क होता है, क्या ये सोसाइटी डिटरमाइन करती है या फिर हमारा बर्थ स्टेटस डिटरमाइन करता है, क्या वर्ना सिस्टम शुरू से ही वैसा रहा है जैसा कि हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या फिर वर्ना सिस्टम में पहले प्रोफेशन होता था, उसके बेसिस पे लोग वर्ण के अंदर आते थे, और बाद में कंसेप्ट आया कि जो जिस घर में जिस माँ बाप से पैदा हुआ है, अगर उसके माँ बाप क्षत्रिय हैं तो वो भी बच्चा क्षत्रिय पैदा होगा। ये सारे राज हम लोग जानेंगे एंशिएंट बैकग्राउंड से कनेक्ट करते हुए। हम लोग कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ जानेंगे इस चैप्टर के अंदर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ना चैप्टर 2 के अंदर हमने ये देखा था कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी डायनेमिक है, और हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशंस की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, डैट इज़ पॉपुलेशन की डेफिनेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन बहुत प्यारी सिंपल डेफिनेशन है। पॉपुलेशन, जो राइटर हमें समझा रहा है वो कह रहा है कि पॉपुलेशन ना सिर्फ एक कलेक्शन नहीं होता कि अलग अलग अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स एक जगह पर आकर एकजुट खड़े हो गए, ऐसा नहीं होता पॉपुलेशन बल्कि एक समाज होता है, एक सोसाइटी होती है, ठीक है, जिसमें ना अलग अलग क्लासेस के लोग, ध्यान से समझना कशिश, क्लास का मतलब होता है ऊपर की क्लास, रिच, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास, लोअर मिडिल, और ऐसे करके, ठीक है। और वो जो होती है ना, जो जातियाँ होती हैं, जैसे वो कास्ट होती हैं, ठीक है। इंटरलिंक्ड क्लासेस मतलब सारी क्लासेस लिंक होती हैं दूसरे से। अब जैसे अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को ना हाईलाइट यहीं कर देता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में बाद में आएगी ये वाली चीज़, इंटरलिंक्ड क्लासेस पता है कैसे इंटरलिंक्ड है यार। अब एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, सुनने वालों बुरा मत मानना। जैसे कोई रिच पर्सन है, ठीक है, कशिश, वो बड़ी सारी फैक्ट्री चला रहा है, उसकी बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तो हो गया अपर क्लास का आदमी। अब उसके यहाँ जो सीईओ वगैरह या कुछ भी मतलब मैनेजर वगैरह काम कर रहे हैं, वो मिडिल क्लास के आदमी, जो कि जिनको सैलरी मिलेगी। और जो मशीन ठीक करते हैं, नट बोल्ट ठीक करते हैं, झाड़ू पोछा उस ऑफिस के अंदर लगा रहे हैं, वो लोअर क्लास का आदमी, क्योंकि उसकी सैलरी सबसे कम। तो एक बार बताओ, इस रिच पर्सन को इन लोगों की ज़रूरत है कि नहीं है? बताओ, ज़रूरत है कि नहीं है? सैलरी इसको भी जा रही है और इसको भी जा रही है, सारी क्लासेस लिंक हुई थी कि नहीं हुई? ये एक एग्जाम्पल है समझाने का एक तरीका है। उसके बाद पॉपुलेशन एक सोसाइटी है जिसके अंदर क्लासेस इंटरलिंक्ड है, एज वेल एज कम्युनिटीज़ भी इंटरलिंक्ड है, अलग अलग तरह की, ठीक है। तो अब ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये मतलब अभी तक चलती हुई कैसे आ रही है? मतलब किसी भी सोसाइटी के अंदर आप कैसे बोल सकते हो कि पॉपुलेशन, कम्युनिटी या कोई भी जो क्लासेस है वो लगातार उसी सोसाइटी का पार्ट कैसे रहती हैं, उसी पॉपुलेशन का पार्ट कैसे रहती हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें सस्टेन्ड और रेगुलेट होती हैं थ्रू अ टर्म नोन एज सोशल इंस्टीट्यूशंस, और इन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशंस में शामिल होकर इंसान अपने बनाता है सोशल रिलेशनशिप। यानी कि कल को मैंने अगर, जैसे मतलब मान लो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्या मतलब, एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ। मैं हूँ पंडित ब्राह्मण, ठीक है, और कल को मेरी किसी क्षत्रिय लड़की से या बनिया लड़की से मेरी शादी हो जाए। अब दो वर्णा मिक्स होकर जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेंगे, तो वो एक नई शेप देगा हमारी फैमिली को, एज वेल एज उस लड़की की फैमिली को। ये चीज़ है। यहाँ पर क्या करा मैंने, उससे शादी करी, क्या करा मैंने उससे शादी करके? सोशल रिलेशनशिप मैंने उससे इस्टेब्लिश करे। ऐसे ही घर पे जो मम्मी की फ्रेंड्स वगैरह आ रही हैं, आप उनको जैसे क्या मतलब मासी भी बोल सकते हो आप उनको, है ना। पापा वगैरह के जो दोस्त आ रहे हैं, आप उनको चाचू भी बोल सकते हो। ये सब क्या है जो आप टर्म्स यूज़ करते हो? दिस इज सोशल रिलेशनशिप। ये कैसे बिल्ड होते हैं? जब हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट रहते हैं। ये चैप्टर लाइट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर 3 सोशल इंस्टीट्यूशन की बात होती है, जो कि आपको दूसरी वाली जो हमारी बुक है वहाँ पर काम आएगा ये समझने में। इंडियन सोसाइटी के अंदर 3 इंस्टीट्यूशन बहुत प्रमुख रूप से रोल प्ले करते हैं। एक है कास्ट, दूसरा है ट्राइब, और तीसरा है हमारा घर परिवार यानी कि फैमिली। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन से हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, कास्ट और कास्ट सिस्टम, ठीक है। किसी भी हिंदुस्तानी की तरह हमें ऑलरेडी ये पता है कि कास्ट जो है ना, वो कोई नया फिनोमेना नहीं है, वो एंशिएंट टाइम से यूज़ होता आ रहा है। ये जो नेम है कास्ट,
ये एंशियंट टाइम से एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि जिसका इतिहास बहुत पुराना है। इसका इतिहास इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री में लगभग हज़ारों साल पुराना है, ठीक है। बट लाइक एनी इंडियन लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हमें ये भी पता है कि समथिंग कॉल्ड एज कास्ट ये डेफिनेटली इंडियन सोसाइटी का पार्ट ऐसा नहीं है कि हज़ारों साल पहले शुरू हुआ था तो आज लुप्त हो गया, आज गायब हो गया, ऐसा नहीं है। ये आज के टाइम में भी बहुत रेलेवेंस होल्ड करके रखता है। अब इसी से एक जैसे छोटे से मैं एक बात बताता हूँ, अगर रेलेवेंस होल्ड करके नहीं रखता ना, ये वाली लाइन को समझने की बात समझो, ठीक है। क्योंकि अगर वाइवा वगैरह कल को होगा या कुछ इंटरव्यू वगैरह होगा तो कशिश आप आराम से बता पाओगे कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करा जा सकता है कि आज भी कास्ट इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, जबकि हज़ारों साल पहले आया था ये कंसेप्ट। आज भी जब कशिश आपकी शादी अगर हो रही है ना, अगर हो रही है और आप हिंदू हो, ये वाली बात डेफिनेटली आएगी कि लड़का क्रिश्चियन या मुसलमान तो नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। मैं मान सकता हूँ कि फैमिली कितनी भी मॉडर्न है, कुछ भी हो, लेकिन एक ये बात करके कि हिंदू मुसलमान वाली बात, ये चीज़ यहाँ पर है। फिर पंडित जो होंगे वो आपको पता ना गुण मैच करते हैं, 36 गुण, उसके हिसाब से गोत्र मैच करते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे इसमें आएंगी इस चैप्टर के अंदर, गोत्र मिलाते हैं, है ना। अब गोत्र के हिसाब से ये भी पता लगता है, कई जो पंडित ये रूट बताते हैं कि जिससे मतलब मान लो कि आप कपूर हो और एक कपूर लड़का जो है उसका सरनेम भी कपूर है, तो आपका गोत्र मैच होगा कि एंशियंट मतलब टाइम को देखते हुए और गोत्र को मिलाते हुए क्या ये दोनों भाई बहन तो नहीं है। अगर इनका गोत्र मैच कर रहा है तो ये भाई बहन तो नहीं है। तो उस केस पे पंडित ये बोलेगा कि इनकी शादी नहीं हो सकती बिकॉज इनका गोत्र जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब आज भी कास्ट एक जो चीज़ है ना वो रेलेवेंस होल्ड करके रखती है कि आपको प्राउडली कई लोग बोलते हैं कि हम कि जैसे हम दुबे हैं, हम कपूर हैं, हम आहूजा हैं, और उसी में किन्हीं किन्हीं लोगों को मतलब थोड़ा सा ऑड फील होता है ये बोलते हुए कि हम चमार हैं, हम शूद्र हैं, हम SC हैं, ST हैं। ये अब ये चीज़ क्या बताती है, यहाँ पर कोई सही और गलत की बात तो है नहीं। और आप इस चैप्टर में सीखोगे कि लोग बेफालतू में अपने आप को डिमीन या फिर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वर्ण सिस्टम तो ऐसे स्टार्ट हुआ ही नहीं था। जो कास्ट है ना, जैसे शादी का मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे रेलेवेंस होल्ड करके आज के टाइम में भी रखी हुई है, ठीक है। अब जो कास्ट है हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि जो इंडिया में पास्ट में जिस तरह से कास्ट को देखा जाता था और जिस तरीके से प्रेजेंट में देखा जाता है उनमें कितनी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कास्ट के इतिहास को, ठीक है। कास्ट के इतिहास को समझने से पहले हमें सबसे पहले बोलना सीखना पड़ेगा कि कास्ट का मतलब क्या होता है। ये चीज़ ना जो सोशियोलॉजी नहीं पढ़ते उनको नहीं पता होती प्रॉपर तरीके से कैसे बोलना है। कशिश आप इसको ध्यान से समझो। कास्ट ना एक इंस्टीट्यूशन होता है। अब इंस्टीट्यूशन का मतलब आई थिंक आप समझ गए हो ना। इंस्टीट्यूशन एक वो चीज़ होती है समाज में, यानी कि ये कोई जगह नहीं है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह इंस्टीट्यूशन पढ़ने जा रहे हो। इंस्टीट्यूशन मतलब एक ऐसी मतलब नॉर्म्स याद है ना, एक ऐसे रिटन या अनरिटन रूल्स जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल फॉलो नहीं कर रहा उसे, बहुत सारे सिमिलर तरीके के लोग उसे और डिसिमिलर तरीके के लोग उसे फॉलो कर रहे हैं ताकि वो समाज का पार्ट रहे। अगर वो उनको ब्रीच करते हैं, उन इंस्टीट्यूशन के बनाए गए नॉर्म्स को ब्रीच करते हैं, तो उनको बॉयकॉट कर दिया जाएगा, जो कि कोई भी इंडिविजुअल नहीं चाहता। तो कास्ट, फैमिली या ट्राइब, जो जैसा कि हमने देखा चैप्टर का नाम ही इंस्टीट्यूशंस है, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनिक तरीके से एसोसिएटेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ। यानी कि आपको पता ना, जितनी बात साउथ एशिया में और भारत में कास्ट 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 को लेकर होती है उतनी तो वर्ल्ड में आपने कभी नहीं सुनी होगी, है ना। अमेरिका में या फिर कभी आपने मूवीज़ ये देखा है कि एक लड़के या लड़की की शादी नहीं हो पा रही, किसी वेब सीरीज़ या मूवी में ऐसा देखा है बाहर की किसी पिक्चर में कि उनकी शादी इसलिए नहीं हो पा रही, वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं तो घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं वो बहुत छोटी जात से है। ऐसा कभी बाहर की मूवीज़ में देखा है आपने वाला सीन? जबकि इंडियन फैमिलीज़ में तो इंडियन मूवीज़ में तो आज भी ये सीन यूज़ होते हैं इस तरीके के। बताओ कशिश, सही बात है कि गलत? सही है ना। तो जिस प्रकार से कास्ट जो है जिस फॉर्म में इंडिया में यूज़ होती है ना, और इंडिया में जो कास्ट वर्ड को यूज़ करके जो इसके साथ इफ़ेक्ट्स हैं, सोशल इफ़ेक्ट, जो सोशल अरेंजमेंट है, उतना ये वर्ड में किसी और पार्ट में यूज़ नहीं होता। हालांकि कास्ट एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि ये इंस्टीट्यूशन ना प्रोमिनेंटली ज़्यादातर ना आउट ऑफ ऑल द रिलीजियस सोसाइटी हिंदू सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है कास्ट।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन हिंदू कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो कास्ट यूज़ नहीं होता, क्योंकि कास्ट इज़ विजिबल इन मुस्लिम्स ऑल्सो, क्रिश्चियंस ऑल्सो, सिख ऑल्सो। जैसे सिख के अंदर भी आपको ये चीज़ पता होगी कि ओबीसीज का कंसेप्ट यूज़ होता है, ये चीज़ पता होगी आपको, इनमें भी होता है ओबीसी और वो, है ना। ऐसे ही जो कास्ट है वो वैसे तो सारी रिलीजियस सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन वो मोस्ट प्रोमिनेंटली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जाता है जिसकी शुरुआत और सबसे ज़्यादा जिसका असर देखने को मिलता है वो हिंदू सोसाइटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। इंग्लिश वर्ड जो कास्ट है ये एक पोर्चुगीज वर्ड से उठाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं कास्टा, और कास्टा का मतलब होता है प्योर ब्रीड। आपने अक्सर एक सामने वाले को चिढ़ाने वाली बात देखी होगी मूवीज़ में, असल खून की पैदाइश नहीं है तू, है ना, जब लड़ाई कर होती है मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में स्पेशली थोड़ी पुराने वाले में ना, कि तेरे अंदर क्या कहते हैं असल खून नहीं है ना। तो ये जो है ना असल खून वाली बात ये जो बोली जाती है, यानी कि प्योर ब्रीड, यानी कि तू प्योर कास्ट नहीं है, ये चीज़ है। ये जो वर्ड है ना कास्ट, इसका मतलब एक ऐसा ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है जो हमें इंडियन लैंग्वेजेस में जब आप इसको देखोगे ना कास्ट को, ये तो कास्ट तो अंग्रेजी टर्म है, उठाया गया पोर्चुगीज वर्ड कास्टा से। इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप इसको देखोगे ना, स्पेशली एंशिएंट संस्कृत के अंदर, तो यहाँ पर आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगे जो कि आपस में अलग है, लेकिन कई लोग इसको ना इंटरमिक्सिंग करके यूज़ कर देते हैं। आज के बाद आप इसको इंटरमिक्स करके यूज़ नहीं करोगे। एक होता है वर्णा, एक होता है जाति, ठीक है। आज आप सारी चीज़ों के बीच में डिफरेंस डाल लोगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्णा क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। वर्णा का कंसेप्ट क्या होता है? वर्णा का लिटरल मीनिंग होता है कलर, ठीक है। और ये ना आपको पता ही है, फोर फोल्ड डिवीजन जो होती है सोसाइटी की, जिसमें हम लोग अपनी इंडियन सोसाइटी को क्लासिफाई करते हैं, किसमें? ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्या एंड शूद्र में। ये फोर फोल्ड डिवीजन होती है ना। तो दो दिस एक्सक्लूड्स अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो कि आउटकास्ट होते हैं। याद रखना, एक बात ध्यान से समझना, जब भी हम वर्णा यूज करते हैं तो उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर कोई पर्सन कल को बाहर से चला आए, यानी कि कनाडा से कोई इंडिया में आ गया, वो आ गया, तो क्या वो इस वर्णा सिस्टम के अंदर शामिल होगा? नहीं जी, वो एक्सक्लूड होगा। अब एक्सक्लूड कौन कौन होते हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर, कि कौन से सेक्शन एक्सक्लूड होते हैं। मतलब ये वर्णा के कंसेप्ट से, भारत का कंसेप्ट है, संस्कृत का कंसेप्ट है वर्णा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें किसको शामिल नहीं करा जाता? ध्यान से समझो कशिश। पहले होते हैं फॉरेनर्स, दूसरे जो गुलाम है, तीसरे जो दूसरी कंट्री से आए थे कुछ घुसपैठ वगैरह करने, कोई एजेंट वगैरह थे, उनको कॉन्कर कर लिया गया, और कुछ अदर लोग भी हैं जिसको हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको एक्सक्लूड नहीं करा जाता है। तो क्या होता है, ये है आपका वर्णा सिस्टम। ध्यान से समझो से, और कोई नहीं जानता क्योंकि इस बात को, ये हमने बनाई फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये है शूद्र। अब इनमें जब कोई और ये अलग लोग आ गए, फॉरेनर्स, स्लेव्स, कॉन्कर्ड पीपल और दूसरे, इनको हम लोग ना पांचवी कैटेगरी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशिश आज आप इसका नाम सुन रहे हो, बाकी मतलब नॉर्मल किताबों या फिर नॉर्मल करंट अफेयर वगैरह में तो कोई सुनता भी नहीं है। पंचमास या फिफ्थ कैटेगरी। तो समझ गए? अगर आपसे कोई बोले कि फॉरेनर, स्लेव, कॉन्वर्ट पीपल और दूसरे लोग क्या वर्णा सिस्टम के पार्ट है? नहीं जी, वो एक्सक्लूडेड है इससे। उनको कहीं तो रखा जाता होगा, कहीं तो, जैसे वो अब भारत में ही मिक्स हो गए हैं, वो हो गए हैं, है ना, तो कौन सी कैटेगरी में? तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट लैंग्वेजेस उनके लिए टर्म यूज करी जाती है कि दे आर पीपल ऑफ फिफ्थ कैटेगरी, जो कि इस वर्ण सिस्टम का फोर फोल्ड डिवीजन का पार्ट नहीं है। पंचमा यानी कि 5, ठीक है। आपने वर्णा सीख लिया। अब चलो दूसरी टर्म सिखाता हूं मैं आपको, जाति। जाति एक जेनरिक टर्म है जिसमें हम ये बोलते हैं इट रेफर्स टू स्पीशीज और काइंड्स ऑफ एनीथिंग, जिसमें कभी कभार इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की बात भी होती है, यानी कि जिसके अंदर जनरली जान नहीं है, जो बोल नहीं सकते, ठीक है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से लेकर लिविंग थिंग्स तक सब कुछ जाति का पार्ट होता है। जाति एक कैटेगरी होती है। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग से लेकर लिविंग तक, जैसे प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। इसमें ये चीज़ जानने वाली है, क्या इनएनिमेट नॉन लिविंग चीज़ें शामिल होती हैं जाति के अंदर? बिल्कुल होती हैं।
जाति एक कॉमनली यूज वर्ड है जो कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को बताता है कास्ट की जिसको इंडियन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ सुनना, कैविएट, दो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंडियन लैंग्वेजेस स्पीकर्स आर बिगिनिंग टू यूज़ द इंग्लिश वर्ड कास्ट। यानी कि आपने आजकल ये सुना होगा ना कि जब होता है कि ये कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कभी भी आपकी जनरेशन या मेरी जनरेशन ये तो नहीं बोलती ना कि यार ये दोस्त है यार, ये इसकी जाति पूछिए ज़रा, यार इसकी क्या कहते हैं वर्णा पूछिए उसका ज़रा, ऐसे तो बात नहीं करते ना। तो हम लोग जनरली पूछते हैं यार आपकी कास्ट क्या है, आपका सरनेम क्या है, ऐसी बात करते हैं कि नहीं करते हैं जनरली, है ना। तो ये है जाति और ये है वर्णा, इसके बीच में डिफरेंस। डोंट वरी, और भी जानोगे अभी आगे। जो प्रिसाइज रिलेशनशिप होता है कि भैया अगर कोई मुझे बता दे कि एग्जैक्ट मुझे एक बात बता दो कि जाति और वर्णा क्या है, ऊपर मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ है, एक बार क्रिस्टल क्लियर वे में समझा दो, इनके बीच में रिलेशनशिप को समझते हैं। प्रिसाइज रिलेशनशिप जो है ना वर्ण और जाति का, ये ना एक्चुअली डिफाइन करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एंशिएंट संस्कृत के अंदर जब कास्ट को तो मॉडर्न टर्म है, वो तो अंग्रेजी टर्म है, जब वर्ण और जाति को बोला जाता था तो एग्जैक्ट लोगों की इंटरप्रिटेशन क्या थी, आज भी इसके ऊपर ना सोशियोलॉजिस्ट स्पेक्यूलेट करते हैं और ये डिबेट का मुद्दा है स्कॉलर्स के बीच में। लेकिन फिर भी एक जो मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि वर्णा जो है ना वो एक ऑल इंडिया एग्रीगेटिव क्लासिफिकेशन है। यानी कि पूरे हिंदुस्तानियों को, अगर हिंदू सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जो हिंदू पूरे इंडिया में जो हिंदू सोसाइटी के जो पार्ट है, क्योंकि आपको पता है ना वर्णा सिस्टम सिर्फ हिंदू सोसाइटी में यूज़ होता है। कभी आपने सुना है कि मुसलमान ऐसे बोल रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वहाँ पर तो ब्राह्मण वर्ड यूज़ ही नहीं होगा, पहली बात है। सरदारों में भी नहीं होगा, क्रिश्चियन में भी नहीं होगा। तो ये हिंदू सोसाइटी का ज़्यादातर पार्ट है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ था देखो कि ऑल्दो कास्ट एक इंस्टीट्यूशन है लेकिन ज़्यादातर इसको हिंदू सोसाइटी का पार्ट माना जाता है। वो अलग बात है कि कभी कभार इसमें मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख भी शामिल होते हैं। लेकिन जो वर्णा के जो 4 वर्ड्स हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें ना ये ऑल इंडिया एग्रीगेटिव क्लासिफिकेशन है, यानी कि टोटलिटी में क्लासिफिकेशन है। याद है एग्रीगेटिव वर्ड मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था जिसमें हम टोटलिटी की बात करते हैं, है ना। जबकि जो जाति है ना, जाति को आप ऐसा देख सकते हो जैसे जानते सुनना, वर्णा पूरे इंडिया के लेवल पर है, ऑल इंडिया की बात होती है यहाँ पर। जाति जबकि जो होता है वो एक रीजनल या फिर लोकल लेवल की सब क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर आप ना हंड्रेड्स और या फिर कभी कभार हजारों सैकड़ों कास्ट और सब कास्ट को इंक्लूड कर सकते हो। आपने एक डिबेट सुनी होगी जैसे जॉली एलएलबी में, जब वो अक्षय कुमार उस पंडित से वो पूछता है उसका राज जानने के लिए, लास्ट सीन है वो उसका मूवी का ऑलमोस्ट, कटघरे में खड़ा करके, तो कहता है कौन सा गोत्र, कौन सा वर्ण, कौन सा कुल, मतलब वो सब आपने देखा ना सब क्लासिफिकेशन करते जाता है उससे वो पूछने के लिए। तो ये जो लोकल और रीजनल लेवल पे जो चीज़ होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं जाति। इसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे हर एक रीजन होता है कशिश, उसमें कुछ ना आपको लोग स्पेसिफिकली मिलते हैं। जैसे अगर आप ये मान लो कि जैसे अगर हम लोग ऐसा कहें कि दिल्ली के अंदर ना ज़्यादातर कैसे लोग आपको मिलते हैं, ये टर्म फिक्स है देखना। दिल्ली के अंदर वैसे तो बहुत सारे तरीके के लोग रह रहे हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं माना जाता कि दिल्ली के अंदर पंजाबी बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। ये पंजाब की बात कर लो तो आप ये बोलोगे, अगर ये चीज़ मैं बोल दूँ कुछ गलत तो नहीं है, कि मोर देन 75% आदमी वहाँ पर जट या फिर सिख है, सही बोल सकता हूँ। हरियाणा के अंदर लगभग 80% आदमी जाट है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई हिंदू, मुसलमान या फिर बाहर से आया हुआ कोई फॉरेनर नहीं रह रहा होगा पूरे हरियाणा, पंजाब या दिल्ली में? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन ये आइडेंटिटी इसके साथ एसोसिएटेड है कि जाट यहाँ पर है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ, ये टर्म कितनी अच्छी लगेगी आपको, ये बताना। केरला के अंदर 90% आदमी जाट भरे हुए हैं, मानोगे इस बात को? बताओ। असम के अंदर मोर देन 50% पॉपुलेशन सरदार है। नागालैंड के अंदर ज़्यादातर लोग मुसलमान रह रहे हैं, मानोगे इस चीज़ को जो ये मैंने बोली? नहीं ना। अब आ जाओ जाति पे। अब इसको समझो, जाति एक रीजनल और लोकल सब लेवल पे देखा जाता है जिसमें सब क्लासिफिकेशन हो सकती है। जो मैंने अभी आपको बोली, आप तो ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है इंटरनेट पे कि भैया असम और ये क्या, ये तो आप छूटते ही बोल सकते हो, है कि नहीं। अब मैं जैसे एक, अगर मैं ये भी बोल दूं, जैसे ध्यान से सुनना, वैसे एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि रशिया के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो तमिलियंस की है। बताओ, सुनने में कितना ठीक है लगा? है बिल्कुल गलत है ना। यही है। तो जब हम ऑल इंडिया लेवल पे जब हम देखते हैं तो वो बात करते हैं वर्ण की कि भैया पूरा हिंदुस्तान के जो लोग हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू सोसाइटी का कंसेप्ट, वो या तो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है।
लेकिन भैया ब्राह्मणों में भी यही होता है कि हायर लेवल के ब्राह्मण जो हैं कानकुब्ज ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों में जैसे आप देखो कि कुछ आहूजा हैं, कुछ कपूर हैं, कुछ उप्पल हैं। इनमें भी तो ये आप लोग सब क्षत्रिय ही तो। और एक बार बताओ, सरदारों को भी क्षत्रिय की कैटेगरी में इंक्लूड कर जाता है। सिख जो लोग हैं इनको भी हिंदू बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोल रखा है। बुद्धिस्ट, जैना और जो सिख हैं ये हिंदू के क्लासिफिकेशन के अंदर ही आते हैं। और आप तो इनका एंशंट पास जानते हो। ये जो गुरु नानक जी थे, वर्धमान महावीरा थे, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे, ये सारे क्षत्रिय लोग ही तो थे। ये लोग मतलब ये वर्ण सिस्टम से परेशान थे, इसलिए तो उन्होंने नया रिलीजन फाउंड करा। लेकिन थे तो वो क्षत्रिय का पार्टी ना। लेकिन फिर बात देखो, इसके बाद कितनी क्लासिफिकेशन हो गई। सरदार भी अलग अलग कास्ट में बटे हुए हैं, उनमें भी तो कास्ट होती है। एक बात बताओ, सारे लोग क्या कपूर सरनेम लिखकर घूम रहे हैं, या फिर सारी मतलब सारे जो लोग हैं वो सिंह लिखकर घूमते हैं, या फिर कौर लगाती हैं सारी औरतें अपने नाम के आगे, चाहे वो सारे मतलब पंजाबी हो? ऐसा तो नहीं होता ना। पंजाबियों में भी तो अलग अलग कैटेगरी है, चेष्टा है, आहूजा है, कुछ सिंह लगाते हैं, है ना, और बहुत सारी है, आप समझ सकते हो, आलू वालिया, है ना, ये सब चीज़ें। कोई दिक्कत आई यहाँ पर? तो 100 बातों की एक बात, जो 4 फोल्ड डिवीजन है, यानी कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कॉमन है पूरे के पूरे भारत के लिए ये चीज़। जबकि जो जाति की जो हिरार्की है, ये एक लोकल क्लासिफिकेशन है कि आप ये नहीं बोल सकते कि यार हम क्या कहते हैं, ये एक पर्टिकुलर जाति है पूरे हिंदुस्तान में। वो हिंदुस्तान के हिसाब से नहीं बोलोगे आप हरियाणा बोलोगे, हरियाणा में भी ये बोलोगे कि फरीदाबाद में इस तरह की जाति है, क्लासिफिकेशन है। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, जबकि जो ऑल इंडिया क्लासिफिकेशन वर्ण है। तो अगर आपको आज के बाद जिंदगी में कोई पूछे कि वर्ण जो है वो ब्रॉडर लेवल पे यूज करा जाता है, जाति ऊपर कौन है, मतलब वैसे तो कोई लिंक नहीं है, ऊपर नीचे की बात आप समझ गए ना किस लेवल पे मैं कर रहा हूँ, कि ब्रॉडर लेवल पे कौन सा, लोकल लेवल पे कौन सा, पहले वर्ण, उसके बाद कंसेप्ट आता है जाति का। ये चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट भी आ सकती है ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। उसके बाद जो ओपिनियन है ना, वो डिफर करते हैं इस बात के ऊपर कि कास्ट सिस्टम की एज क्या है। यानी कि ये जो कास्ट सिस्टम जो है, अलग अलग लोगों को हम क्लासीफाई करते हैं, ये कास्ट है, ये इसका इतिहास है कहाँ पर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इसकी जड़ का है। तो ये जनरली एग्री करा जाता है कि जो 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम जो है ना, रफली आज से 3000 साल पहले इनका वो है। आपको याद होगा ना, मैंने आपको पढ़ाया था कैसे वैदिक एज, ऋग वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज हमने करा था हिस्ट्री में, है ना, वहीं से है ये। कास्ट सिस्टम जो है ये ना अलग अलग टाइम पे बदलता हुआ आया है, मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन डिफरेंट समय में इसकी बदलती हुई आई है। तो कई लोग ना कास्ट सिस्टम को मिसलीड करते हैं कि 3000 सालों तक जैसा वो चला रहा है वैसे ही आज तक है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस चैप्टर में जानोगे और अभी जानोगे इनफैक्ट आज की क्लास में कि कास्ट सिस्टम जो जैसा हम आज समझते हैं वो ऐसी शुरुआत उसकी नहीं हुई थी। अर्लीस्ट फेज के अंदर जब लेटर वैदिक पीरियड आया, देखो ये हम हिस्ट्री में कर चुके हैं, जो इसमें बातें लिखी हुई ना, हम हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में इसको कर चुके हैं। जब लेटर वैदिक पीरियड आया रफली 900 से 500 बीसी तक, और आपको पता नहीं उल्टा चलता है बीसी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ 900, 800, 700, 500, 600, 500, है ना। तो कास्ट सिस्टम जो था इट वॉज रियली अ वर्ना सिस्टम। शुरू में कास्ट सिस्टम पूरे प्रकार का वर्ना सिस्टम था, और इसके अंदर 4 मेजर डिविजन्स करी जाती थी। लेकिन ये डिविजन्स ना इतनी इलेबोरेट और रिजिड नहीं थी जैसे आज। रिजिड कैसे कि अगर जैसे क्या कहते हैं, आपके पापा मम्मी हैं, अगर उनके कितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो सारे के सारे क्षत्रिय और सबका सरनेम कपूर है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन शुरू में ना ये बर्थ के बेसिस पे डिटरमाइन नहीं करा जाता था कास्ट। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, जो वर्ना सिस्टम है और जो कास्ट है ऐसा नहीं है कि बर्थ के बेसिस पे डिटरमाइन करा जाएगा। अगर आप अलग अलग कैटेगरीज में मूव करना चाहते हो, ये पॉसिबल था आपके लिए। यानी कि कल को अगर आप ब्राह्मण वर्णा के अंदर आना चाहते हो, या फिर उससे नीचे खिसक गए अगर आप शूद्र और वैश्य सिस्टम के अंदर, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन शुरू में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये शुरू में नाम भी यूज़ नहीं होते थे वैसे तो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सिर्फ ना पोस्ट वैदिक एज में ऐसा हुआ है, जब वैदिक एज खत्म हो गई। देखो ऊपर ध्यान से सुनना, कैसे डिफरेंस है। ये पोस्ट वैदिक एज, वहाँ क्या लिखा हुआ है, वो लेटर वैदिक एज। बाद में जो हुआ, कास्ट जो है वो एक रिजिड इंस्टीट्यूशन बन गया जब वैदिक एज खत्म हो गई, और वो फिर आज के समय में जैसा दिखता है वो आज तक वैसे कंटिन्यू चला आ रहा है। ठीक है, शुरू में आप मूव कर सकते थे लेटर में। कशिश, ये वाली बात मैंने आपको हिस्ट्री में बताई थी कि आप प्रोफेशन के बेसिस पे शुरू में कास्ट डिटरमाइन होती थी, याद है हिस्ट्री की वो चीज़, कि अगर आप मेहनती नहीं हो ना,
अगर आप जैसे मतलब मान लो आप वैश्य कैटेगरी में पैदा हुए, थर्ड कैटेगरी के अंदर, ठीक है, या शूद्र के अंदर अगर आप वो हुए, आप मेहनती बहुत हो, तो आपके फादर मदर इस कैटेगरी से थे, लेकिन यहाँ पर बर्थ के बेसिस पर नहीं, प्रोफेशन के बेसिस पर आपने मेहनत करी और बाद में आपका लेटर जो है वो वो बन गया, आप फर्स्ट कैटेगरी में आ गए। लेकिन फिर आपके बच्चे हुए, वो एक नंबर के हरामखोर हुए, उनका कुछ मन नहीं करता, वो पबजी खेलते रहते हैं, तो वो शूद्र कैटेगरी के अंदर आ गए। ये चीज़ है। देखो, प्रोफेशन से करना यहाँ पर इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये शुरू में इसका पॉजिटिव नेचर था कास्ट का और वर्णा का, बाद में जाके आप ये नेगेटिव बनाने। एक बार बताओ, कोई पर्सन जैसे मतलब बताओ, शुरू में प्रोफेशन के बेसिस पे था, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर बॉर्न हो गए, आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, बेटा अगर मेहनत करोगे ना तो ऊपर बढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव वगैरह, ये मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य टर्म तो यूज ही नहीं हो रही, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब मेरे को बात ना, ये तो हो गया केस है, केस ए ज़्यादा बेटर है या फिर केस बी, कि अगर आप नाली साफ करने वाले की अगर बेटी बनकर पैदा हुए हो तो आपको भी नालियाँ ही साफ करनी पड़ेंगी, और आप किसी की परछाई को टच नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अगर आपने मंदिर के बाहर से निकले तो गरम गरम शीशा पिघलाकर आपके कानों में डाल दिया जाएगा कि इस तरह की हरकतें हो। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, यार मैं पैदा ही क्यों हुई, मेरी गलती क्या थी, मुझसे पूछा था क्या ईश्वर ने कि मुझे कहाँ पैदा होना है? बताओ, केस ए अच्छा हुआ कि केस बी? और आज के टाइम में कौन सा केस यूज होता है? केस बी। ये चीज़ है यार। किसी को अच्छा लगता है कि ये कहना कि हम मेहता रहें, या फिर हम जो हैं कि हमारे जो पूरी जनरेशन है वो लेटरिन साफ़ करते फिरते हैं, गली की नालियाँ खोदते करते फिरते हैं, हम सीवर वाले हैं, सीवेज वाले हैं, क्योंकि हम जी मतलब चमार हैं या फिर ऐसे हैं? बताओ, ये अच्छी चीज़ है क्या ऐसे करना बोलना? उनकी क्या गलती? इसलिए आज भी ये चीज़ इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलती है कि जब भी कोई ऐसी कैटेगरी से जब कोई आईएएस या कोई प्रेसिडेंट या कुछ बन जाता है ना, इसलिए वो उसमें आ जाता है एक मोटिवेशन सिनेरियो में कि जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है हिंदुस्तान में। तो भैया जिस चीज़ का बेड़ा गर्क ना हो वो चीज़ सही है, हर चीज़ यहाँ पर सारी भसड़ यहीं पड़ी हुई है हर बात की, क्यों, है ना? अब छोटी सी बात है कि हम लोग इन्हीं सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं। इससे बढ़िया इकोनॉमिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट की बात करो, हिंदू मुसलमान छोड़कर भैया, सबके लिए मतलब जीडीपी ग्रोथ और इन सब की बातें करो तो लोगों को समझ में भी आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग कास्ट के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।